नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सांसद रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, बहुत धन्यवाद आपके समय का। देखिए, आपके लिए आज बहुत सारे सवाल हैं, सिर्फ मेरे सवाल नहीं, आज तो पूरा विपक्ष आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आप देश में ऑपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं? क्या आप ऑपोजिशन को जेल में डाल करके उनकी आवाज को म्यूट करना चाहते हैं? और ये कहने के लिए एक नहीं कई नेता लाइन में हैं। राबड़ी देवी के घर पर रेड, तेजस्वी यादव के घर पर रेड, मीसा भारती के घर पर रेड, लालू यादव से पूछताछ, दिल्ली में मनीष सिसोदिया को जेल, अब बता रहे अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आप लोग लगाएंगे, दक्षिण में तेलंगाना में केसीआर साहब की बेटी, उनसे पूछताछ। क्या चाहते हैं? हम ही ने कहा कि लूटो, हम ही ने कहा भ्रष्टाचार करो, हम ही ने कहा चारा खाओ, अलकतरा पियो, जमीन दो तो नौकरी लो, और हमने तो शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बनाया था और क्या क्या काम हुआ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका एक महत्वपूर्ण शो है, एक भी भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। जो केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी में सेल्फ सर्टिफिकेशन शुरू किया है, मैं लगेगा मुझे आप अवसर दीजिए, मैं विस्तार से उनके खिलाफ आरोप क्या है चलिए शुरू करें, लालू प्रसाद जी से शुरू करें क्या? आप शुरू कीजिए। मैं उससे पहले केवल एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सारे नाम एक साथ लिए हैं। आरोप यह है कि एजेंसियों का ये जो इस्तेमाल बीजेपी की और खासकर मोदी सरकार ने शुरू किया है, इसका दुरुपयोग कभी पहले किसी ने नहीं किया। इसके उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। इसका जो आंकड़ा बताता है वो ये बताता है कि ईडी की रेड पिछले 10 साल में 27 गुना बढ़ गई। 2004 से 2014 यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों मिलाकर के ईडी ने कुल 112 रेड की थी। उसके अगले 10 साल के अंदर, 9 साल के अंदर 3000 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। टोटल केसेस आज तक पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आज तक जो दर्ज हुए हैं वो 5422, और केवल आपके कार्यकाल के अंदर 5500 में से 4000 केस दर्ज हुए। जवाब बहुत सिंपल है, मनमोहन की सरकार हो, कांग्रेस सरकार, बचाया जाता था, बचाते थे। लालू यादव के खिलाफ केस हुआ क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की बात कही, तो बात शुरू हुई। तो आप बचाएंगे, आप छुपाएंगे, भ्रष्टाचार को दबाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है। और माफ करिए सौरभ बाबू, कोर्ट से रिलीफ मिला है किसी को? ये बात मैं बहुत गंभीरता से, ठीक है हमने गलत किया, मोदी जी ने गलत किया, दुरुपयोग किया, यह सारा एविडेंस गया है। तो मैं शुरू में इस बात को आपको कह देना चाहता हूं, एनसीपी गृह मंत्री देशमुख जी कितने महीने जेल में रहे? जो मुंबई के बार से लगभग 1 साल रहे कि नहीं रहे? वो जो एक बहुत बोलने वाले नवाब मलिक साहब हैं, वो कितने महीनों से जेल में हैं? रोज हमसे सवाल पूछते थे। और बाकी लालू प्रसाद का कन्विक्शन हुआ कि नहीं, बाद में चर्चा करूंगा, बाकी का हुआ कि नहीं। हमारे वो जो संजय राउत जी कितने महीने जेल में रहे? ये सब जो हम पर आरोप लगाते हैं, सबों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें पाई गई, उसको कोर्ट ने ओके किया कि नहीं? वो ये पूछते हैं कि आपको और एजेंसियों को केवल विपक्ष के नेता दिखते हैं जहां भ्रष्टाचार हो रहा है? सारा भ्रष्टाचार देश के अंदर नॉन बीजेपी पार्टीज के अंदर हो रहा है। जवाब बहुत स्पष्ट है कि हमारे यहां अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है। अब आपने पूछा तो जो एमएलए का नाम आया है कर्नाटक में, उसके बेटा जेल में है कि नहीं? कर्नाटक उपायुक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि नहीं कर रही है? आप मुझे बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ममता जी के पार्टी के एक बड़े नेता के फ्लैट से 60 करोड़ रुपया मिलेगा तो क्या करें? छोड़ दें। दूसरे के यहां से 17 करोड़ मिलेगा तो छोड़ दें। एक उनकी महिला मित्र के यहां से पैसे मिलेंगे तो छोड़ दें। ये क्या मतलब है? हाँ, जितने घोटाले हुए थे मनमोहन सिंह की सरकार में, चाहे वो कोयला घोटाला हो या 2G घोटाला हो या जो सत्यम घोटाला हो या जो आपके बेंगलोर में जो सारा मामला किया गया था अंतरिक्ष वाला, ये सारा कुछ कैसे हुआ? सदन में हम लोग उठाते थे, कोर्ट पीआईएल में इंटरफेयर करता था तो इन्वेस्टिगेशन होता था। कोई भी बाबू मनमोहन सिंह ने अपने तरीके से ईमानदारी से जांच कराया क्या? तो आप कहते हैं संख्या बढ़ती है। ऐसे तो नहीं होगा ना।
लेकिन ये 2024 के लिए कोई कैंपेन चला रही है क्या आपकी सरकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी अपने काम पर जीतते हैं, गरीबों का विश्वास लेकर जीतते हैं, भारत की सुरक्षा को लेकर जीतते हैं, भारत की जनता के आशीर्वाद को लेकर जीतते हैं। और एक बड़े नेता हैं विपक्ष के, उन लंदन में जाकर रोते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उनकी अलग से बात करेंगे, पहले आप लालू जी से शुरुआत करते हैं। लालू जी के बारे में लालू जी से पूछताछ की एजेंसी ने, वो अभी सिंगापुर से लौटे हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उनकी बेटी ने कहा कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो हम दिल्ली की सरकार हिला देंगे। देखिए, मुझे बेटी पे कुछ नहीं कहना। नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये आरोप यह है कि इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है। मैं आपको वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जब कानून की प्रक्रिया है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हीं पर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सर के ऊपर चला गया। मेरा जवाब यह है, मैं लालू जी जल्दी ठीक हो जाए। अब मैं उनके पारिवारिक मामलों में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ भ्रष्टाचार और कानून की बात करूंगा। अगर उनको लगता है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, देयर इज अ कोर्ट प्रोसीजर, कोर्ट चले जाएं, देगा कोर्ट प्रोटेक्शन देगा। अगर उनको कोर्ट को कन्विंस कर देंगे तो। पहले बताइए कि ये पूरा मामला है क्या? ये एक दो नहीं है। लालू प्रसाद जी को चारा घोटाले में 4 मामलों में सजा हो चुकी है। वो बेल पर हैं, अपील में पेंडिंग है। इस बात को कभी नहीं बोलिए। वो भ्रष्टाचार के केस हैं, सरकार के पैसे के लूट के केस हैं। लगभग 2000 करोड़ का घोटाला था। मैं उस PIL का वकील था जी। एक में सुशील मोदी पिटिशनर थे, दूसरे में बाबू ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बोलते हैं आपके खिलाफ। तो स्वाभाविक है बोलेंगे, मैं तो एक स्तर पर ही रहूंगा ना। वो पिटिशनर थे, छोड़िए उस बात को। उस समय कितना हल्ला किया गया था कि CBI का दुरुपयोग हो रहा है। और लालू जी को सजा कब हुई? जिस समय देवेगौड़ा गुजराल की सरकार थी, जो इनकी पार्टी के खंभों पर खड़ी थी, तभी तो बचा नहीं सके ना। इस बात को समझा जाए जो मैं कहना चाहता हूं। तो अब उसी से संतोष नहीं हुआ तो दूसरा हुआ अलकत। अच्छा, चारा घोटाला है क्या साहब? क्या कुछ हजार मुर्गियां 2 महीने में करोड़ रुपए का दाना खा सकती हैं क्या? गरीबों को गाय देना है, बछड़े देने हैं, दलितों को बकरी देनी है। कहा सप्लाई कर दिया, कहा खूब सप्लाई किया। कैसे सप्लाई किया? तो नंबर दीजिए। तो जो नंबर स्कूटर और मोटरसाइकिल का निकला, तो आप समझ सकते हैं ये सब यही हुआ था। सब ओवरड्रॉल, टोटल लूट। अब भाई अलकतरा घोटाला, ये क्या था? अलकतरा पर ओवरड्रॉ हो रहा है। भैया सड़कें कहां बन रही हैं? डामर, कारतूल, डामर कहते हैं, बिटुमिन। बिटुमिन, हाँ। तो ये बिटुमिन डामर जा कहां रहा है? सड़कें तो नहीं बन रही हैं, तो भी कहीं बाहर जा रहा है। तो भी PIL मैंने भी किया, उसमें भी सजा हुई। आज आपको मैं सौरभ बाबू बता दूं, क्या चारा घोटाला, क्या अलकतरा डामर घोटाला, एक की भी रिहाई नहीं हुई है। एक का मतलब एक की नहीं। पॉलिटिकल लीडर लालू प्रसाद जी, उनके मंत्रीगण, IAS ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सप्लायर्स, वही हाल यहां रहा। चीफ इंजीनियर लोग बंद हुए, गिरफ्तार हुए, जेल में गए। अब इसी से निश्चिंत नहीं हुए तो अब आइए रेलवे घोटाला। रेलवे के बारे में एक ही शब्द कहूंगा, रेलवे प्रॉपर्टी एज कॉमर्स फॉर प्रॉफिट ऑफ द फैमिली। रेलवे की प्रॉपर्टी व्यापार के लिए है, जिसका मुनाफा परिवार को मिले। यह है लालू प्रसाद के रेलवे का कालखंड। अब आप देखिए, बहुत सरल भाषा में समझा दूं। रेलवे की 2 होटल थे, एक रांची में बिहार में, झारखंड में, और दूसरा पुरी में। उसको लीज पर दिया गया। तो लीज पर एक पटना की सुजाता होटल्स हैं, जिनका चलता है चाणक्य होटल, उसको देना था। बातचीत हो गई थी, तो टर्म्स को विड्रॉ किया गया। पहला टेंडर वापस किया गया, दूसरे को शिथिल किया गया, और ऐसा किया गया कि खाही वही अप्लाई कर सकते, दूसरे को भी रोक दिया गया। अब उसका इंक्वायरी हुई तो सब लोग परेशान हो गए। और इसके एवज में क्या मिला? पटना में लगभग 3.5-4 एकड़ की प्राइम प्रॉपर्टी है बेली रोड। बेली रोड का मतलब क्या हुआ? जैसे दिल्ली का प्राइम सड़क आप मान सकते हैं, जो कर्तव्य पथ के अगल बगल सड़कें हैं, वही हाल है बेली रोड। इस सब के प्रमाण हैं। और क्या अजीब बात कर रहे हैं आप? चार्जशीट फाइल हो गई है ना। अब उसमें पटना का बिहार का सबसे कॉस्टली मॉल बन रहा था। ये मॉल कौन बना रहे थे?
दुजाना साहब, उनके यहाँ भी रेड हुई। और ये जमीन पहले किसकी थी? सुजाता होटल वाले की थी। उसने एक कंपनी को ट्रांसफर किया, वो कंपनी में मेजर शेयर किसका था? आरजेडी की एक राज्यसभा के एमपी की पत्नी का था। उसके बाद उसको दोबारा ट्रांसफर किया गया एक कंपनी को, उस कंपनी में मेजर शेयर किसका था? राबड़ी जी का, तेजस्वी जी का, बाकी का था। तो ये तो क्विड प्रो को का टेक्स्ट बुक केस है कि किस तरह से होटल लो जमीन दो, नौकरी लो जमीन दो। तो आज तक इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। अब जरा आइए मैं तीसरी बात दिखा दूं। यह है तेजस्वी जी का इलेक्शन का एफिडेविट जो उन्होंने 20 के विधानसभा चुनाव में दिया था। अब मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये 2005, 6, 7 में उन्होंने कितना प्लॉट खरीदा है पटना में। फुलवारी शरीफ को मतलब हुआ नोएडा, मतलब जान लीजिए आप, पटना का पार्ट है। अब देख लीजिए कहां से खरीद रहे हो भाई। और सब कब है? जब लालू जी रेल मंत्री हैं। समझ गए आप? अब ये देखिए, ये तेजस्वी जी का इलेक्शन एफिडेविट है, ये मैं दिखाना चाहता हूं। ये कब है? इसका भी हाल आप देख लीजिए, 2005, 6 सब में। तो आप ये 25-26 प्लॉट के मालिक बन गए। क्या करते हैं भाई आप? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई? आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बता दीजिए। तो आपकी संपत्ति बढ़ रही है, बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं का जवाब देना पड़ेगा ना। अब आप आ जाइए, गिफ्ट ऑफ लैंड एंड गेट ए नौकरी, और सबकी डिटेल्स मेरे पास है, और ये हमारे पास नहीं है, ये आप ही लोगों ने अखबारों में छापा है। और किसको मिली नौकरी? उन्हीं के समाज के लोग को, अधिकांश। लेकिन पहले जमीन दो, मेरे बेटे के नाम, बेटी के नाम, पत्नी के नाम करो। क्या मतलब है इसका? तो अब बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी प्रक्रिया के जबलपुर में नौकरी, मुंबई में नौकरी, हावड़ा में नौकरी दे दी गई। तो आप थे राजा रेल मंत्री के। अभी तक मैंने जो 4 बातें कही, इसका जवाब नहीं है कि कहां से फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान आ गया भाई। फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान की कीमत क्या है सौरभ बाबू को खूब मालूम है, और बाकी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इसकी जवाबदारी होगी ना, और इसका कोई उत्तर नहीं। बंद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। नहीं, इसका जवाब तेजस्वी यादव भी देते हैं कि सब मामला तब का जब मेरा मूछ भी नहीं आया था। तो भैया, तो हम तो कहेंगे जब मूछ नहीं आया था, तो अब आपकी मूछ कब आएगी तो आपका विषय है। लेकिन ये आपने इतनी तक खरीदा कहां से? नहीं, इससे मतलब, इसका कहने का मतलब ये कि लालू जी पर केस बनता है, ये आप बता रहे हैं, लेकिन उनके बेटे पर कैसे केस बनता है ये बताइए। मैं आप इस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। ये तो एफिडेविट में दे रहे हैं वो लिख के। और मैं इसीलिए आज एविडेंस लेके आपसे बात कर रहा हूं। आप भी अपनी टीम को कहिए, इलेक्शन कमीशन के जाए साइट पर, ये उनका अपना पूरा डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने फाइल किया था, पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो सबके सामने डिस्प्ले भी होता है। तो मुझे आप ये बताइए, अतीत छोड़िए ना, आज मिस्टर तेजस्वी बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कि नहीं है? तो उनको तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। तो ये सब बातें पूछी जा रही हैं, तो इस पर हाय तौबा क्यों मचे? ठीक है, अभी बिहार के बाद मैं दिल्ली की बात करता हूं आपसे। संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद, वो क्या लिख रहे हैं? मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर ही करवा दिया जाए तो कम से कम मोदी जी सुकून के 8 घंटे सो पाएंगे। ना विपक्ष रहेगा, ना लोकतंत्र, तानाशाही बची रहेगी। ये उनकी हल्की बात पर मुझे कुछ नहीं कहना है। कहिए तो मैं केजरीवाल जी का पुराना ट्वीट और कमेंट दिखा दूं जिन्होंने लालू जी के और राबड़ी जी के बारे में कहा था। जब 15 में शपथ ग्रहण हुई थी तो याद है ना, वो गए थे पटना शपथ ग्रहण में, और लालू जी के साथ तस्वीर खिंचवाने पर भी आपत्ति थी। छोड़िए उस बात को, मेरा वो नहीं, उनकी तकलीफ लालू जी से ज्यादा उनकी सरकार के उप मुख्यमंत्री की है, मनीष सिसोदिया जेल में। अब मैं आता हूं उप मुख्यमंत्री पर। सौरभ बाबू, ये पूरी कहानी क्या आप खूब जानते हैं। एक तो पहले यूनिक बात है कि शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी है। चलिए साहब, क्या क्या किया गया? एक नीति बनाई गई जो इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी की नीति को आपने इग्नोर कर दिया, और नीति का स्वरूप किसने दिया? हैदराबाद की बड़ी लॉबी ने बना के दिया था। और आप इतने अक्लमंद उप मुख्यमंत्री हैं कि जो आपने अपने पदाधिकारियों को भेजा, तो दिल्ली के होटल में ठहर के जो उन्होंने फोटोकॉपी किया था, उसका जो पेज नंबर था, वही पेज नंबर उसमें भी था, सब अखबारों में छपा हुआ है। उसमें क्या था? कमीशन को 2.5% बढ़ाकर 12% कर दो,
शराब पीने की उम्र 21 से घटाकर 18% कर दो, ड्राई डे को 21 से घटाकर 3 कर दो, और जो प्रोहिबिटेड जोन है वहाँ भी करो। तो पूछा गया कि इसमें भी कुछ कमी है तो दूसरा दे दो, वो भी कर दो। आपके कैबिनेट का कभी कोई सर्कुलेशन हुआ नहीं। तो जब चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा कि ये मामला है, तो उन्होंने कहा लेट द मैटर बी इंक्वायर्ड इनटू। तो आपको परेशानी क्या है? आप केजरीवाल जी जो देश के लोगों को अन्ना हजारे के शिष्य के रूप में ईमानदारी भरा सर्टिफिकेट देते थे, तो आप खुद कहते इंक्वायरी करना है कर लो। और जहां तक उनके सर्टिफिकेट देने का सवाल है वो तो कमाल करते हैं साहब। गुजरात के चुनाव में हम भी गए थे, वहां उन्होंने क्या कह दिया, आईबी ने हमको रिपोर्ट दी है कि हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। तो मैंने पूछा आईबी इनको कहां से रिपोर्ट देगी? तो क्या हुआ आप ही देखे, जीती तो भाजपा जबरदस्त जीती। वो सर्टिफिकेट आज भी दे रहे हैं। वो मनीष सिसोदिया को बता रहे हैं भक्त प्रहलाद, और नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं हिरण्यकश्यप। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप भी खुद को भगवान समझता था। मैं केजरीवाल जी को एक ही बात कहूंगा, हिंदुस्तान की राजनीति में एक नए फ्रेश चेहरे के साथ आए थे, क्योंकि अन्ना हजारे के शिष्य थे। तो आप जो ध्यान कर रहे हैं राजघाट पर और कहीं न कहीं, एक बार अन्ना हजारे की तस्वीर के सामने ध्यान करिए और ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए जो आप कह रहे हैं वो सही हो रहा है क्या? आज तो उनके रिमांड को कोर्ट ने मान लिया ना, आप भी जानते हैं, आपके यहाँ खूब चलाया। कोर्ट ने प्राइमा फेशिया केस उनका सही पाया। और जो बार बार कहते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं किया गया, 2 दिन ईडी ने क्वेश्चन किया कि नहीं किया जेल में, उनसे मुझे बताइए आप। और आप अपने खिलाफ आरोप का जवाब नहीं देंगे, आप इवेसिव बनेंगे। आपको डॉक्यूमेंट कन्फ्रंट किया जाएगा तो आप जबान पे ताला लगा लेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा ना, यही तो देश का कानून है ना, कि सीबीआई हो या ईडी हो आपसे सवाल पूछ रही है। आप कोई तो चोर नहीं है, आप तो नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो यू प्लीज एक्सप्लेन कि मामला क्या है। तो चूंकि आपका जवाब नहीं है तो आप कह रहे हैं दबाव मिल रहा है, तो कानून अपना काम न करे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, मुझे बताइए। यही तो सवाल है। तो जब सवाल हो रहा है तो क्या संजय सिंह हो या उनके बाकी नेता हो या केजरीवाल हो, कोई प्रहलाद कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन मटेरियल जवाब नहीं दे रहा है, भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे रहा। देखिए चुनाव का साल है, हर आदमी अपना अपना माहौल बनाएगा ना, तो माहौल ये बनाया जा रहा है। बिहार में लालू जी खिलाफ है, नीतीश कुमार खिलाफ है, लालू जी के परिवार को नाप दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे, पंजाब में पहुंच गए, गुजरात में भी तकलीफ दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया को नाप दिया। अब केसीआर साहब वो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बेटी को भी ले आए बीच में। अच्छा ये बताइए, एविडेंस है तभी ना बुलाया है? याद होगा कि पहले सदर्न एंगल की बात हुई थी तो डिफेमेशन तक की बात हो गई थी, याद होगा ना आपको? डिफेमेशन किया गया था, जी हाँ। क्या भी गया था। एक बात आप जान लीजिए, आप कितनी भी आलोचना कर लीजिए, मैं सामान्य पुलिस की बात नहीं, ईडी और सीबीआई जब जांच करती है तो कुछ तरीके से जांच करती है, उनकी प्रोफेशनलिज्म का आप कोई डाउट नहीं करते। चाहे आपने बंगाल में हाल देखा, चाहे आपने महाराष्ट्र में देखा, गृह मंत्री जी 1 साल जेल में रहे और बेल पर छूटे हैं, मेरिट पर नहीं सौरभ बाबू, मानवीयता पर, ठीक है। और वो कहाँ चले गए साहब? नवाब मलिक साहब जिन्होंने संपत्ति खरीदी थी, वो भी तो करीब करीब साल भर हो गया ना, बेल मिला क्या? लालू जी जेल में गए कि नहीं गए? वो जेल में है कि नहीं, वो जो ममता जी के मंत्री थे उस समय? रविशंकर जी, आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, मैं आपसे ये तो बात हुई कानून की, हम स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे हैं। जब हम विपक्ष के लीडर से बात करते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि प्राइवेटली भी कहते हैं कि कागज में कमी निकालनी है तो कोई नेता नहीं बचेगा देश में। देखिए ये भी कोई बिजनेसमैन नहीं बचेगा देश में। ये भी सोचने की बात है। ईमानदारी से फैसला करें, उसमें कुछ ऊंच नीच भी हो, अगर आपके इरादे नेक हो तो कार्रवाई नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पूरी नीति लूट के लिए हो तो कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। अंतर मेरा समझिए आप। आपने अपनी एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं माना। जो सप्लायर दक्षिण भारत के हैं उन्हीं का पूरा अनुशंसा मान रहे हैं, दोबारा बदल रहे हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है। और ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको,
140 करोड़ का एक्साइज को माफ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण उनका बिजनेस कम हुआ था। देखिए तो क्या बड़ा हृदय है। और एक को 30 करोड़ रुपए उसने जमा किया था, कहा ये नहीं दे पाया, इसको वापस कर दो, जबकि कानून था कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका सीज हो जाता है, कन्फिस्केट होता है। तो शराब बनाने वाले और शराब बेचने वालों के पक्ष में इतना बड़ा प्यार और स्नेह, मालूम है कि बहुत बड़ा सामाजिक काम कर रहे थे, तो सौरभ बाबू जवाब तो देना पड़ेगा आपको। देखिए, जवाब में ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, ये सरकार हिटलर शाही से चलती है। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब कुछ नए नए शब्द आ रहे हैं। अब जैसे जयराम रमेश साहब लिख रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री क्रिकेट का मैच का उन्होंने टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात में, तो उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने ही नाम पर बने स्टेडियम में घूम करके चक्कर लगाया, इसके जो दुनिया में उदाहरण मिलते हैं वो उन्होंने 7 नाम गिनाए: स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, किम इल सुंग, मोहम्मद गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, एर्दोगान और नरेंद्र मोदी। अच्छा सुनिए जरा साहब, आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कब बना था साहब? उसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने चक्कर लगाया कि नहीं लगाया? अब मैं गिनती करूं क्या? कितने उद्यान, कितने बोटानिकल गार्डन, कितने स्टेडियम, कितने इंस्टीट्यूट्स, कितने रिसर्च, क्या मतलब मांग कर रहे हैं भाई? दिल्ली में आप आइए, कितने एयरपोर्ट, नेहरू फेलोशिप, और आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। यही मेरे बंगले के पड़ोस में 3 मूर्ति हाउस ना, वहां सिर्फ नेहरू जी की गाथा और परिवार की गाथा होती थी। आज जाइए 3 मूर्ति भवन, आप सारे प्रधानमंत्रियों की कहानी वहां दिखाई जाती है। देवेगौड़ा भी हैं, नंदा भी हैं, वीपी सिंह भी हैं, और हमारे गुजराल साहब भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं, राजीव गांधी भी हैं। ये है हमारे मोदी जी का हृदय। सुनिए मिस्टर जयराम रमेश, आप बात करते हैं तानाशाह की, और आज आपने कहा है तो मैं आपसे एक जवाब दे ही दूं। अभी राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुआ था ना, राहुल गांधी कहते हैं कि यहां बोलने की आज़ादी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को किसने नहीं बोलने दिया राज्यसभा में? बोलिए तो आप। मैं बहुत गुस्से में कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश ने, मिस्टर खड़गे ने 2 घंटा वो बोलते रहे और 2 घंटा चिल्लाते रहे लोग, और सारे विपक्षी इंक्लूडिंग संजय सिंह। तो आप भारत के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे और आप कहेंगे वो तानाशाह है, वो भी संसद के अंदर? तो क्या इसका जवाब दिया? तो कह रहे हमारा माइक बंद कर देते हैं। राहुल गांधी ने वहां ब्रिटेन में एक माइक उठाया, बोले माइक खराब है ना, हमारा माइक खराब नहीं, वो चलता है, लेकिन तब भी बंद कर देते हैं जब हम बोलते हैं। मुझे ये बताइए, अभी राहुल गांधी जी ने अडानी प्रकरण पर काफी भाषण दिया ना, लगभग 50 मिनट बोले, उनका कभी माइक बंद हुआ क्या? हाँ, एक बार मैंने उठ के कहा आप तो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है ना, तो गुस्से में आ गए थे। बाद में मैंने भी जवाब दिया। एक जगह अभी चले थे किस पर, भारत जोड़ो यात्रा पर, देश भर में गाली दिया, क्या क्या नहीं बका उन्होंने। कहीं माइक बंद हुआ क्या इनका? कहीं आप लोगों ने टीवी दिखाना बंद किया क्या मुझे? आप तो भैया अभी आप गए नॉर्थ ईस्ट में तो आप हार गए, तो जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? विलाप करते हैं जाके इंग्लैंड में। और एक बात, वो बार बार संस्थानों की बात करते हैं जी। हिमाचल में किसके द्वारा आप चुनाव में जीते? चुनाव कराया ना, उसी अपने मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। आप कैसे जीते छत्तीसगढ़, कैसे जीते राजस्थान? तो आप जहां जीत जाए तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपको आया 0/0, जबकि वहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो राहुल गांधी की समस्या दूसरी है सौरभ बाबू, अब इनको वोट नहीं देती जनता, तो हम क्या करें? राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि अब हमारा मुकाबला एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से नहीं है, अब तो पूरी स्टेट मशीनरी से हम लड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी के पोते कह रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी लगाया था, विपक्षियों को बंद में किया था, संसद को 1 साल आगे बढ़ाया था, हमारे गुरु लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बीमारी में बंद कर रखा था, किडनी खराब हो गई, ये बात करते हैं। जजेस को सुपरसीड किया था, याद है ना आपको? सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुपरसीड किया था। राहुल गांधी जी थोड़ा अपना अतीत देखें। हम राजनीतिक स्तर ये नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे प्रधान, और देखिए कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत कहां से कहां पहुंच रहा है, वर्ल्ड की 5th इकॉनमी बन गया, पूरी दुनिया। अब देखिए अभी इटली की प्रधानमंत्री आए,
कहे कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, सर्वे आया। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए, अभी जापान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जर्मनी के चांसलर आए हैं। तो दुनिया भारत के साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत, आर्थिक सामरिक बन रहा है। नहीं, वो पूछते हैं ताकत क्या 10 साल में ही बन गई? जब मोदी जी कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जब मोदी जी विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि पहले क्या लोग सोचते थे, क्या पाप किए कि भारत में पैदा हुए हैं, आज जो परिस्थिति क्षमा करें, मोदी जी वो कह रहे थे जब आपने लूट की गंगा बहा रखी थी। मुझसे लोगों ने न्यूयॉर्क में कहा वैसा हम वापस ले रहे हैं क्या अपना? मैं गया था एक कार्यक्रम में, नहीं ऐसा मत करिए, भारत में ठीक होगा। तो मुझे आप ये बताइए कि बार बार घोटाले पर घोटाला आता रहे। मैं आज आपके चैनल पर जब खर्री और सीधी बात हो ही रही है और खुला सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, तो क्या है चार्ज राहुल गांधी के खिलाफ? आपने, आपकी माता जी ने मात्र 50-60 लाख रुपए देकर करके नेशनल हेराल्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी हथिया ली? दिल्ली का प्रॉपर्टी, पटना की, लखनऊ की, चंडीगढ़ की, बॉम्बे की। तो 50-60 लाख जमा करके यंग इंडिया ने पूरा शेयर खरीद लिया नेशनल हेराल्ड का, और 90 करोड़ का लोन जो था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उसको राइट ऑफ कर दिया गया। तो आप और आपकी माता जी 76% शेयर के मालिक हैं। तो इससे बढ़िया तो कॉमर्स कुछ है ही नहीं है, और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं इतने वर्षों से राजनीति में हूं, मेरे पास तो एक घर नहीं, एक मकान नहीं है मेरे नाम पे। अब चलिए, अब ये सब बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है भारत के लोकतंत्र को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, भारत की न्याय व्यवस्था को, भारत के संस्थानों को और भारत की सामरिक सुरक्षा को। अभी क्या क्या बोल जाते हैं चीन पर। मुझे आज मैं स्वयं आपसे सामने ये उत्तर दे रहा हूं इस सवाल का, और मुझे मेरे पास लिखा हुआ था, बोलिए जी। और काइंडली मुझे जवाब देने दीजिए। भारत के द्वारा चीन ने जमीन कब हड़पी? जब उनके प्रधानमंत्री जी का राज था, याद है ना, 62 में। और क्या है हमारे नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत? मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, माननीय गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं था राष्ट्रीय महामंत्री। तो राजनाथ जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी कि जाओ आप लोग पूरा सरहद को देखो। तो लद्दाख से लेकर हिमाचल तक गए हम लोग, कश्मीर में गए। लद्दाख में मुखिया ने कहा कि हमारी ग्रामीण विकास की सड़क नहीं बनती है। कहा क्यों भाई? उधर चीन अपोज कर देता है। हमने कहा अरे, तो पूछा वहाँ के लोगों से, कहा ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि चीन को इरिटेट नहीं करना है। तब मालूम हुआ कि AK एंथोनी का स्टेटमेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके हमें चीन के साथ अपने संबंधों में खटास नहीं करनी है, ऑन रिकॉर्ड है। और आज देखिए आप, मोदी जी हमारे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सब सड़कें बन गई कि नहीं? सब पुल बन गए कि नहीं? सेना का ट्रक हिम्मत से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये राहुल गांधी को क्या बताया गया? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस सरकार को समझ में नहीं आता कि चीन से थ्रेट कितना है, खतरा कितना है। वो कह रहे हैं विदेश मंत्री से मैंने बात की, विदेश मंत्री को पता ही नहीं कि कितना बड़ा खतरा है। राहुल गांधी की विदेश नीति की समझदारी तो इतनी बड़ी है कि वो तो उनको ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज में पढ़ाना चाहिए। क्या अब इस तरह की हल्की बातों को मैं क्या जवाब दूं? उन्होंने विदेश मंत्री को कोट किया। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि चीन हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे झगड़ा करेंगे क्या? तो वो कह रहे हैं कि मतलब हथियार डाल दिए भारत ने। फिर अजीब बात कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमी कहा कि आप राहुल गांधी की तरह बेबुनियाद बकवास नहीं करते। लेकिन आपने पूछा तो जवाब सुन लीजिए। गलवान में क्या हुआ था? जवाब दिया गया कि नहीं? डोकलाम में क्या हुआ था? जवाब दिया गया कि नहीं? चीन की फौजें वापस गई कि नहीं गई? और मैं थोड़ा उस मामले में अनुभव रहा है। आज एप्पल की फैक्ट्रियां 14 चाइना से उठ कर हिंदुस्तान आई कि नहीं आई? आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा पावर बन गया है कि नहीं बन गया है? नहीं, राहुल गांधी ने एक जो बहुत गंभीर आरोप लगाया, मैं उस पर जरूर जानना चाहता हूं आपकी राय, क्योंकि आप सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने कहा सरकार जासूसी कराती है। ये सरकार विदेश से ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर के आई, पेगासस, वो खरीदा, वो हमारे फ़ोन में डाला, मेरी बातें सुनी। उन्होंने कहा मुझे इंटेलिजेंस के लोगों ने बोला कि संभल के बोला कीजिए, आपकी बातें हम लोग ही सुन रहे हैं। और ये उन्होंने इंग्लैंड में बोला था। ये बताइए कि पेगासस में इनके लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जिन नेताओं को अपने फ़ोन पर शक है वो सबमिट कर दें सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी को। उनके पूरे फ़ोन की जांच कराई जाएगी कि पेगासस लगा है कि नहीं लगा है। राहुल गांधी अपने फ़ोन को देने की हिम्मत क्यों नहीं कर सके? सौरभ बाबू, मैं रिपीट कर रहा हूं, उनकी हिम्मत क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सारे आरोप झूठे हैं। देखिए, राहुल गांधी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की हल्की बेबुनियाद बातें विदेश में करेगा
और सबसे बड़ी आपत्ति की बात उन्होंने कहा, जिसको लेकर मैंने उनका प्रतिवाद भी किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम अमेरिका और यूरोप से आग्रह करेंगे कि भारत में लोकतंत्र की गिरावट पर संज्ञान लें। क्या मतलब है इसका? मैंने भारत के आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप करवाएंगे? क्या चाहते हैं? वो अपनी सेना भेज दें? राहुल गांधी का सवाल क्या मैं आपके सामने पूछ रहा हूं, तो बाद में मालूम हुआ पिटाई होगी तो उन्होंने क्लैरिफाई किया, लेकिन पूरा आजकल तो डिजिटल मामला है। नहीं, वो बयान दिया उसके बाद, लेकिन और आपके स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका नाम लेकर के कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने अपने ट्वीट कर करके उनके ओरिजिनल भाषण को रिट्वीट कर दिया। कांग्रेस पार्टी अब जवाब दे, खड़गे जवाब दे। क्या जिस पार्टी ने देश में 50 साल से अधिक राज किया है, उसके सबसे बड़े नेता ये कह सकते हैं कि अमेरिका को और यूरोप को भारत के लोकतंत्र के डिक्लाइन पर नोटिस देना चाहिए? क्या मांग रहे हैं वो हमें? और इसके कारण क्या हुआ? वो भारत के जनमत का अनादर कर रहे हैं, भारत की जनता का अनादर कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र का अनादर कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि वोट नहीं मिलता उनको और आगे फिर नहीं मिलेगा। इस लक्षण से तो 24 में उनकी पार्टी की और पिटाई होने वाली है। आप नोट कर लीजिए आज की तारीख। देखिए 24 के लिए तो तैयारी कांग्रेस पार्टी की बहुत बढ़ गई है। उनकी पार्टी के सारे नेता समेत मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक अलायंस बनेगा बहुत बड़ा, जिसके बीच में न्यूक्लियस होगी कांग्रेस पार्टी, उसके बिना कोई अलायंस बन नहीं सकता और हम बना करके रहेंगे, सब लोगों को जोड़ेंगे, मोदी को हराएंगे। बहुत अच्छा कहा आपने। देखो सौरभ बाबू, ये 2023 का भारत है, 96, 97, 98 और 2004 का भारत नहीं है। आज का भारत भविष्य की ओर आशावादी निगाहों से देखता है। वो एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है और भारत का आम नागरिक इस बात को जानता है कि जब हमने नरेंद्र मोदी ऐसे बहादुर नेता को स्टेबल मेजॉरिटी दिया तो बालाकोट हुआ, तो उरी का कांड हुआ कि पाकिस्तान ठंडा होकर जवाब नहीं देता है, तब डोकलाम में जवाब दिया गया, तब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। उन्होंने देवेगौड़ा को भी देखा है, गुजराल को भी देखा है और एक शक्ति विहीन मनमोहन सिंह को भी देखा है, समझे आप? और जिसमें क्या था, तब सरकार गिरेगी पता नहीं है। वीपी सिंह कितना? 11 महीना। चंद्रशेखर जी कितना? 4 महीना। देवेगौड़ा कितना? 8 महीना। गुजराल साहब लगभग 9.5 महीना। अब देश उससे आगे निकल गया है। वो तो ये सोचते होंगे ना कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मजबूत सरकार बनेगी। अरे इसमें क्या शक है साहब? फिर अमेरिका से और इंग्लैंड से कहेंगे भारत में इंटरफेयर करो। देखिए सौरभ बाबू, मैं फिर आपसे कहूंगा, एक प्रधानमंत्री का ख्वाब हमारे बिहार के नेता आ रहा था उन पे जी। अच्छा, चलिए, वो तो कह रहे हैं 100 के नीचे बीजेपी 100 के नीचे रोक लेंगे आज सब एक हो जाए तो। ऐसा है, दिन में ख्वाब देखने पर कहां मनाही है भाई? ख्वाब देखने पर तो कोई आपत्ति नहीं है ना। और नीतीश बाबू अभी क्या जवाब दे रहे हैं कि जो चूरा मामला सामने आ रहा है? सौरभ आप याद करिए, 17 में उन्होंने तेजस्वी से अलगाव क्यों किया था? किसी भ्रष्टाचार का जवाब नहीं मिल रहा था। आज मिल गया क्या? और बड़ा अपने करते हैं सुशासन बाबू, याद है ना? सुशासन बाबू ने नाम रखा हुआ है, तो आजकल खामोश क्यों है आप? और नीतीश बाबू का अपने इतना ही समर्पण था तो एक बार अकेले लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते आप कि मैं लड़ूंगा अकेले? नहीं, अब बहुत दिन रह लिए मुख्यमंत्री, जरा एक बार प्रधानमंत्री का भी ख्वाब देख ही लेते हैं। ख्वाब देखने पर कोई आपत्ति नहीं नीतीश बाबू, लेकिन देश की जनता जानती है कि देश का भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में ही सुरक्षित है। हाँ, और सही भी है। अगर खड़गे जी फिर न्यूक्लियस की बात करते हैं और बाकी लोग कहते, ममता जी ने क्या कहा? नो अलायंस, याद है ना? अभी त्रिपुरा के चुनाव उन्होंने कहा नो अलायंस। ये तो इन लोगों का हाल है। नहीं, वो देखिए, वो तमाम लोगों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि भाई जो जहां मजबूत है वो वहां लड़े। बंगाल में ममता जी लड़ेंगी, बिहार में तेजस्वी नीतीश मिलकर के लड़ेंगे, केसीआर लड़ेंगे एक जगह पर, स्टालिन लड़ेंगे। देश का क्या होगा सौरभ बाबू? वो सब एक होंगे आपके खिलाफ और देश को बचाएंगे। अरे वाह, क्या ये उनका कहना है। अब मैं इस क्या कहते हैं दिवा स्वप्न पर मुझे हंसने का दिल करता है। हाँ, करते रहिए। रविशंकर जी, एक बात तो है, लेकिन 2014 और 19 का चुनाव देखें, जब आपको मेजॉरिटी और फिर उससे बड़ी मेजॉरिटी मिली। 2014 में पीछे की सरकार बड़ी डिस्क्रेडिटेड सरकार हो चुकी थी, एक के बाद एक घोटालों के इल्जाम लग रहे थे और मनमोहन सिंह जी की छवि भी खराब हो रही थी लगातार। उसमें नरेंद्र मोदी उभर करके आए
आपको मेजोरिटी मिली। 19 में विपक्ष पूरा ये कहता है बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से, पुलवामा की वजह से, बालाकोट की वजह से देश में एकदम से राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई मोदी जी के नाम पर, उसका वोट मिल गया। इस बार ऐसा कोई फैक्टर नहीं। पहली बात मुझे कहनी यह है कि देश के जनमत का अनादर कर रहे हो, ये बात समझिए आप। भारत की जनता खूब समझती है कि देश चलाने के लिए योग्य कौन है, ईमानदारी से कौन काम करता है, और ये उन्होंने मोदी जी को देखा। आपने 14 के बारे में सही कहा, 19 में मोदी जी के काम पर गए, जो गरीबों की चिंता हुई, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ, जो कोरोना में काम हुआ है, कि जनता में 200 करोड़ लोगों को टीका लगा, मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचा, ये देश सब देखता है ना, ये देश सब देखता है। और बाकी आर्थिक विकास की बात तो मैं कर चुका, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो अब ये देश काफ़ी मैच्योर हो गया है, और फिर जनता यही पूछेगी, फिर सब एक हो गए, कब तक रहेंगे साथ? और मैं आपके चैनल पर आज सौरभ बाबू से एक सवाल पूछता हूं, आप कितनी गारंटी देंगे, कितने दिन साथ चलेंगे? ईमानदारी से बोल दीजिए आप। गारंटी तो रविशंकर जी दुनिया में किसी चीज की नहीं। ना 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 ना, इन लोगों के साथ रहने की खाली बता दीजिए। केवल पिज्जा के 30 मिनट में आने की गारंटी होती थी हमारे देश में। बस आपने काफी कुछ कह दिया। देखिए, इन लोगों को अपनी लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, मैं उस पर कभी रोकूंगा नहीं। नए नए प्रयोग करने का अधिकार है, इस पर मैं नहीं रोकूंगा। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षा रखने वाले बहुत नेता लाइन में लगे हुए हैं, करें लोग। राहुल, और एक बात आप और देखिए, कांग्रेस का घटता हुआ स्ट्रक्चर देखा है आपने, कहां कांग्रेस पार्टी पहुंच गई? तो कांग्रेस पार्टी कभी उस पर ईमानदारी से विचार नहीं कर रही है कि मेरी ये जगह क्यों हुई है। 10 साल हो गया, हाँ, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रविशंकर जी, आप अगर कोई भविष्यवाणी करना चाहते हैं, इस साल बहुत सारे चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार को उम्मीदें हैं, आप बीजेपी को उम्मीद है, विपक्ष भी, जैसे तेलंगाना हुआ, कई स्टेट्स में, कर्नाटक में उनको उम्मीद है, और फिर अगले साल तो खैर दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा, आम चुनाव होगा। राज्यों के चुनाव में और आम चुनाव में वैसे हमारे यहाँ जनता फर्क करती है, ये हमने देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स आप क्या देखते हैं? 24 का लोकसभा का चुनाव 19 और 14 से भी अधिक निर्णायक मतों से जीतेंगे। मेरी बात आप सुन लीजिए। रविशंकर जी, सवाल तो बनता है, बहुत सारे सवाल हुए आपसे और बड़े तीखे जवाब भी मिले। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।